हेलो फ्रेंड्स, का हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं पीएम सर बायोवाला उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज मैं आपके साथ एक एमसीक्यू के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें हम क्या करेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके डी फार्म के जो एग्जाम है, डी फार्म इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आज की हम लोग श्रृंखला को शुरू करते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में हरितहीनता किसके कारण से होती है? हरितहीनता कहने का मतलब है कि कोई भी आपका कोई प्लांट है, प्लांट के पास यदि हरियाली है, तो हरियाली भाई क्यों है? तो आप जानते हैं कि उसके पास हरियाली जो है क्लोरोफिल के कारण है। ठीक है, तो वहीं क्लोरोफिल यदि इसके अंदर से हटा दिया जाए तो क्लोरोफिल की अंदर कमी हो जाएगी। तो वहीं जब क्लोरोफिल जिस प्लांट के पास नहीं रहता है, जिस प्लांट के पत्ती के पास नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोसिस, मतलब हरितहीनता कहते हैं। तो ठीक है, तो जब इसके अंदर हट जाता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि हरियाली जाता है। और उस क्लोरोफिल के अंदर क्या चीजें होती है, जिस तरह से प्लांट आपका हरा दिखाई पड़ता है। तो हरा दिखाई पड़ने के कारण है कि उसके पास क्या होता है कि मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में रहता है, और वही मैग्नीशियम आयन के चलते क्या होता है कि आपका कोई प्लांट का जो लीफ है, वो लीफ क्या है? हरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, संग संग उसके अंदर क्या होता है, कुछ अल्प मात्रा में आयरन भी होता है, जिसके चलते आपका ये जो प्लांट के जो लीफ है, ये लीफ क्या आपके हरे दिखाई पड़ते हैं। यही यदि इस प्लांट के अंदर मैग्नीशियम आयन और प्लस आपके आयरन, ये दोनों की जब कमी हो जाती है, तो आपका प्लांट के अंदर की हरियाली क्या होती है? हरियाली खत्म हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? हरितहीनता कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। और जब ये लीफ मर जाती है, इसको कहते हैं क्या? नेक्रोसिस। यही आपकी पत्तियां मर जाएंगी, कोई प्लांट मर जाता है तो प्लांट की जब पत्ती मर जाती है तो क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पौधे में हरितहीनता किसके कारण से होती है? भूमि से पीले वर्णक के अवशोषण के कारण। नहीं भाई, ये बात सही नहीं है। उच्च सूर्य प्रकाश से प्रखरता के कारण, यही बात आपका सही नहीं है, क्योंकि हाई प्रकाश पड़ेगा, उससे क्या लेना देना उसके हरियाली से। कह रहा है कि भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण। सही बात है, यदि भूमि के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम नहीं है, वो कम मात्रा में है, और लोहे की मात्रा कम है, तो उसके कारण क्या होता है कि पौधे के अंदर हरियाली नहीं रहती। अर्थात इसी की कमी के कारण क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोसिस आता है। अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी कहता है अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता के कारण। नहीं, आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण, उसकी कमी के कारण क्या होता है कि पौधे के अंदर हरितहीनता होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो आप जानते हैं कि पत्तियों के पास 2 प्रकार के किसी भी प्लांट को ले जाने वाले जो फैक्टर होते हैं, एक क्या होता है? जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो आप जानते हैं कि जाइलम क्या करता है कि इसके अंदर अपने अंदर जो चालनी जो कोशिकाएं होती है, उसी चालनी कोशिकाओं के माध्यम से भूमि के अंदर से क्या लेता है? H2 लेता है, प्लस आपका कार्बनिक पदार्थ को लेता है, और वहीं कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कुछ मिनरल्स को भी लेता है, और उस मिनरल्स को कहाँ पहुंचाता है? उस मिनरल्स को आपके प्लांट के सारे अपर मोस्ट पार्ट पर पहुंचाता है। मतलब कि आप देख रहे हैं ये क्या करता है, नीचे से जल को, कार्बनिक पदार्थ को, संग संग एमिनो एसिड को या मिनरल्स को क्या करता है? जमीन से लेकर कहाँ पहुंचाता है? ऊपर, जड़ों के माध्यम से प्लांट के ऊपरी छोर तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से पहुंचाता है जी? इसके पास चालनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स को ले जाने वाले यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, किसको दिखा रहा है जी? ये आपका वाटर और मिनरल्स को ले जाने वाला डायरेक्शन है। आप ये भी देख पा रहे होइएगा कि आपका ये जो एरो का सिंबल है, क्या एक ही डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है? ये एरो एक ही डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। अर्थात जाइलम के अंदर जब भी किसी भी जो कार्बनिक पदार्थ है, वाटर है, मिनरल्स है, इनका जब प्रवाहन होगा तो किसके माध्यम से? एक ही दिशा में होगा, यूनिडायरेक्शनल दिशा में होगा। ठीक है, तो ये कैसा पाथवे है जी? तो 1 वे फ्लो ऑफ दिस शेप, मतलब इसके अंदर जितने सारे शेप है किसी एक ही डायरेक्शन पहुंचते हैं, मतलब नीचे से ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि सेल हैविंग नो एंड वॉल बिटवीन देम, मतलब इनके ये जो सेल होते हैं, इन सेल के बीच क्या होता है? किसी भी प्रकार का अंतिम दीवार नहीं होती है। ठीक है, अब बातें आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम आप जानते हैं कि जब सनलाइट में प्लांट क्या करता है कि भोजन को बना लेता है। जब भोजन को बना लेता है
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब उसके अंदर हो जाती है तो उस भोजन क्या करता है, प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि नीचे से आपका नीचे वाले पोर्शन के पास ही पहुंचाया, ऊपर वाले पोर्शन के पास भी ये पहुंचाया, मतलब ये पोर्शन यहाँ से यहाँ भी गया, जो भोज्य पदार्थ है यहाँ से यहाँ भी गया और यहाँ से यहाँ भी गया। तो ये देख रहे हैं कि एक ओर से इधर से जा भी रहा है, एक ओर से आ भी रहा है, अर्थात इसके अंदर जो भी फूड मटेरियल होंगे, जो भी इसके भोजन होंगे, क्या होंगे, बाई डायरेक्शनल होंगे, मतलब एक ओर जाएंगे भी, दूसरी ओर आएंगे भी। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये बाई डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, आप ये भी देख रहे हैं कि फूड, वाटर और फूड को भी क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बाहर का एक थिन सेल वाल होता है, जो क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, वो किसके अंदर, आपके फ्लोएम के अंदर होता है। ये सेल विथ इन वाल एंड परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन होता है। अब इसके सेल के बीच क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की दीवारें डेवलप हो जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात इसके अंदर जो प्लांट जो भोजन को बनाया है उस भोजन को प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कोई करता है, ले जाने का कोई काम करता है। वो काम किसका है भाई, वो आपका फ्लोएम का काम है। तो फ्लोएम आप देख रहे हैं कि भोजन जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका बाई डायरेक्शनल हो गया, मतलब कि द्विदिशीय हो गया। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो हमने बताया कि उसके अंदर क्या होती है कि चालनी जो है, चालनी नलिकाएं होती है और उसी नलिकाओं के माध्यम से वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया और कार्बनिक पदार्थ हो गए, इन सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। कह रहा है कि जड़ों द्वारा, तो जड़ द्वारा भाई तो ये फ्लोएम की काम तो है नहीं, चालनी नलिकाओं के द्वारा भाई, ठीक है, और शोषित जो भी पदार्थ हुआ फ्लोएम के माध्यम से क्या हुआ, फ्लोएम तो आपका भोजन को चारों ओर पहुंचाया ना, जाइलम क्या किया, जाइलम उसको जड़ से नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम किया। तो किसको दिया, अवशोषित जब किया तो किसको दिया भाई, तो जो उसके अंदर चालनी जो कोशिकाएं थी उस चालनी कोशिकाओं को दिया, उसी के माध्यम से क्या हुआ, भोजन कहाँ पहुंचा, पत्तियों तक पहुंचा। ठीक है, जाइलम भी आंसर नहीं होगा और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर रहेगा, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते किसके माध्यम से, चालनी नलिका के द्वारा, चालनी नलिका के माध्यम से पहुंचते। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है कि एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषी C4 चक्र को उत्प्रेरित करता है। तो आपको बता दें कि C4 चक्र में ही क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती हैं। इसी में क्या करता है कि कोई भी प्लांट जो है भोजन का निर्माण करता है, अर्थात C4 चक्र में फोटोसिंथेसिस होता है। ये इसके अंदर के जितने सारे प्लांट है उस प्लांट को क्या कहते हैं, कैम प्लांट कहते हैं, क्रस्टुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है भाई, ये किस एंजाइम को उत्प्रेरित करते हैं, ये क्या करते हैं कि फास्फोइनॉल पायरुवेट जो एंजाइम होता है, पीईपी जो होता है, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेज जो है इसको क्या करते हैं, इस एंजाइम को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो C4 चक्र को जो प्रकाश संश्लेषी होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं जो होती हैं, इसमें करते क्या है, ये क्या करते हैं कि पीईपी फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो अब बातें आती है कि कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि RUDP, तो RUDP तो होगा नहीं भाई, पीईपी कार्बोक्सिलेज, हाँ ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही C4 चक्र को उत्प्रेरित करता है एंजाइम के फॉर्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेट ये भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषी C4 चक्र को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व एंजाइम है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करता है जी, नाइट्रोजनीय जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एजेटोबैक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे जो बैक्टीरिया हो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो उसको नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए कौन एंजाइम आता है, तो नाइट्रोजन को जो स्थिरीकरण करेगा उसको कहते हैं नाइट्रोजिनेज। हाइड्रोजन को जो स्थिरीकरण उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेज। ऑक्सीजन को जो स्थिरीकरण उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेज।
और जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो करेगा उसका कार्बोक्सिलेज, जो कार्बोक्सिलिक करेगा कार्बोक्सिलेज। तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं उसको स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम क्या करता है कि उसको स्थिरीकरण करता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका जी, आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की पत्तियों में होता है। ठीक है, तो लेगुमिनेसी कुल के पौधे को आप नाम सुने होइएगा कि जो दलहनी पौधे उसे क्या कहते हैं, लेगुमिनेसी कुल के पौधे कहते हैं। ठीक है, ये पौधों के अंदर देखे होइएगा छोटे छोटे क्या होते हैं, लेग्यूम्स निकले होते हैं। वो लेग्यूम्स का काम क्या है कि आपके जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है, भूमि के अंदर भी कुछ नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है, उसको क्या करेगा, उसको स्थिर करेंगे। ठीक है, तो जो ये लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के पास जो लेग्यूम्स दिखाई पड़ते हैं, इस फॉर्म में जो आपको लेग्यूम्स दिखाई पड़े हैं, ये लेग्यूम्स क्या करेंगे, नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यही कहता है क्वेश्चन कि लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की पत्तियों में होता है, क्या होता है भाई, उनके जो प्रतियां होती है उनकी प्रतियों में क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाइट्रिकारी जीवाणु नहीं भाई, डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु ये भी नहीं, नाइट्रोजन की स्थिरकारक जीवाणु सही बात है, नाइट्रोजन उत्पादक जीवाणु ये भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर जी, आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की पत्तियों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि एक लघु मात्रक तत्व जो पादप वृद्धि रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है, जो कैंसर चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, जब भी किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर में जब देखिएगा जो डॉक्टर दवा देता है तो उस दवा में आप देखे हुए क्या कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। तो कोबाल्ट ही एक ऐसा तत्व है जिस तत्व का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, ये आपके लघु मात्रक तत्व होता है कोबाल्ट, और वही कोबाल्ट क्या होता है कि कैंसर के मरीज जो है उस मरीज को दिया जाए तो उसके कैंसर जो है धीरे धीरे कैंसर वाले जो सेल हैं वो धीरे धीरे अपने ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, और वहां से वो कोशिकाओं का जो हानि हुई है वो कोशिकाओं की क्या होती है, हानि की पूर्ति होने लगती है, वहां की कोशिकाएं का फिर से ठीक होने लगती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए तो एक लघु मात्रक तत्व जो पादप वृद्धि रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है तथा जो कैंसर चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा आंसर होगा जी, कैल्शियम नहीं, बात ये सही नहीं आंसर है। कोबाल्ट सही बात है, कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, सोडियम का उपयोग नहीं किया जाता है, लोहा का उपयोग नहीं किया जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहने का मतलब है कि हमने जब आपको पढ़ाया था एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स में हमने बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। एक पहला हमने बताया था माइक्रो एलिमेंट, एक मैक्रो बताया था, दूसरा हमने क्या बताया था आपको, माइक्रो बताया था, तीसरा हमने बताया था ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में था वो मैक्रो था। तो मैक्रो में हमने बताया था क्या, कॉन्प, क्या याद करने के लिए बताया था हमने, कॉन्प याद करने के लिए बताया था, और कॉन्प एस के कक्का मांगे, कॉन्प एस के कक्का मांगे मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सभी के सभी क्या माइक्रो एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, माइक्रो। कैसे याद रखिएगा, कॉन्प एस के कक्का मांगे, कॉन्प एस के कक्का मांगे मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी के सभी क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। माइक्रो की जब बातें होती है तो माइक्रो में हमने आपको बताया था कि आयरन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कॉपर, कॉपर के बाद बताया था हमने क्या कि आपका बोरॉन, जिंक, ऐसे ही बहुत सारे जो तत्व थे जिसके बारे में हमने बताया था क्या, ये सभी सभी क्या माइक्रो एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट में हमने बताया था कि 3 ऐसे एलिमेंट्स है, कार्बन था, कार्बन, नाइट्रोजन और हमने फास्फोरस के बारे में बताया था कि 3 ऐसे ही एलिमेंट है जिसका कहते हैं हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व का है, तो सूक्ष्म मतलब माइक्रो तत्व की जब बातें हो रही है तो जिसके अंदर क्या हो, आपका आयरन, कोबाल्ट, चाहे बोरान या जिंक में से कोई हो। देखिए तो यहाँ आपको जिंक, कोबाल्ट, बोरान, मोलिब्डेनम दिखाई पड़ा है,
तो ये तो आपका, तो ये तो क्या मैक्रो हो गया, ये भी आपका मैक्रो के अंदर आ जाएगा, यही मैक्रो के अंदर आ जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जिंक, कोबाल्ट, बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके माइक्रो हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोपोनिक का अर्थ है। तो याद कीजिए हमने बताया था हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि वाटर, पोनिक मतलब जानते हैं क्या, उसी प्रकार के विदाउट आप जब विदाउट सॉइल के यदि किसी प्लांट का यदि ग्रोथ कराते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक मतलब कि आप जानते हैं किसी भी बीज को जो आप उगाते हैं तो मिट्टी के अंदर उसको बोते हैं, तो मिट्टी का यूज हुआ और उसी मिट्टी के यूज होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से नए आपके क्या होते हैं कि नए आपके जो है नए प्लांट बाहर निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि मिट्टी का हम उपयोग नहीं करें, बिना मिट्टी का उपयोग किए हम क्या करें कि नए प्लांट का प्रोडक्शन कर दें, प्लांट को उगा लें। उसके लिए क्या किया जाता है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपनाया जाता है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। एक हम टब लेते हैं, उस टब में क्या करते हैं कि जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कार्बनिक पदार्थ चाहिए, सभी को क्या लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर भर देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, एक बीज को वहां डाल देते हैं। वो बीज क्या करते हैं कि यहाँ से प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को लेते हैं, लेकर के अपना ग्रोथ करते हैं। तो जब किसी प्लांट का फॉर्मेशन बिना मिट्टी के हम जब करते हैं तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक। तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, जलीय संवर्धन माध्यम में पौधों को उगाना नहीं भाई, क्योंकि भाई उसके अंदर मिनरल भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, खाली जल से तो होगा नहीं। जलीय पौधों को उगाना यही बात सही नहीं है, फ्लोटिंग पौधों को उगाना यही बात सही नहीं है। पौधों की मृदा रहित मतलब बिना मिट्टी का कृषि, ये बात सही है कि पौधों की मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पर्णहरिम को जलाया जाए तो क्या होता है। तो याद कीजिए हमने बताया था क्लोरोफिल जो होता है, तो क्लोरोफिल में हमने क्या बताया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और उसी मैग्नीशियम आयन के कारण क्या होता है कि प्लांट की पत्तियां कैसी होती है, प्लांट की पत्तियां हरी होती है, ठीक है। अब आप जब देखते हैं तो प्लांट की पत्तियां जब हरी होती है तो कह रहा है कि इसी यदि क्लोरोफिल को हम जलाएंगे तो जो हमको राख मिलेगा तो राख के अंदर क्या होगा, तो भाई हरा था तो मैग्नीशियम था ना, तो उसकी राख जो होगी उस राख के अंदर भी क्या होगा, आपका मैग्नीशियम होगा, ठीक है। उस राख के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है पर्णहरित है उसको जलाएंगे तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम आपको मिलता है, Mg मिलता है। लेकिन वहीं जब ह्यूमन ब्लड की बातें होती है तो ह्यूमन ब्लड में क्या होता है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड होता है रेड कलर का होता है। वो रेड किसके कारण होता है, वो आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होते हैं, वहीं आयरन मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको रेड रखने में, लाल रखने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो जाएगा कि ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये यहाँ देख रहे हैं कि आयरन मोलिक्यूल से, इस आयरन मोलिक्यूल से कारण क्या हुआ, ये आयरन आयन के कारण है क्या, रेड ब्लड आपको हीमोग्लोबिन का लाल दिखाई पड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ मैग्नीशियम है, इसी मैग्नीशियम के कारण क्या प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल क्या दिखा रहा था, हरा रंग शो कर रहा था। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि पर्णहरित को जलाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, लोहा नहीं भाई, सोडियम ये भी नहीं होगा, मैग्नीज ये भी नहीं होगा, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम होगा क्योंकि हरा रंग में क्लोरोफिल में के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका में सबसे अधिक सामान्य स्वतंत्र आयन होते हैं। देखिए कोई भी सेल है, उस सेल को यदि मूवमेंट करना है, गति करना है, तो उसके लिए K+ आयन जो है, पोटेशियम आयन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वो क्या करता है कि जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के मेमोरी को आगे काफी फास्ट कर देता है। मतलब कि आपके सोचने समझने की क्षमता यदि कम है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पोटेशियम आयन वाला कोई मेडिसिन देता है, क्योंकि पोटेशियम आयन क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन का सेंसेशन क्षमता को बढ़ा देता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर कुछ भी होता है तुरंत आपको खबर हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन क्या होते हैं कि समान रूप से स्वतंत्र आयन के रूप में कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फास्फोरस नहीं भाई, पोटेशियम आयन, पोटेशियम का सही बात है, लोहे का तो नहीं होता है, गंधक का भी नहीं होता, तो कौन सा आंसर सही होगा, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसकी कमी से
परिपक्व पतझड़ होता है। तो देखिए हमने बताया था, जब आपको डायग्राम बताया था कि नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन को जो प्लांट है नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और वहीं नाइट्रेट की जब कमी हो जाती है प्लांट के अंदर तो समय के पहले ही पूर्व ही क्या होता है, समय के पूर्व ही पतझड़ आ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के कारण ही क्या होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर क्या होता है कि समय के पूर्व क्या होता है, पतझड़ आ जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है पोटेशियम, नहीं भाई, फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन सही बात है, कैल्शियम ये इसके कारण में नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, सी आंसर आपका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थों को, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए अरंडी के आयल जो होते हैं ना, उस अरंडी के आयल जो होते हैं, तो उस आयल को पचाने की जब बातें होती है तो प्रोटीएज नामक जो एक एंजाइम होता है, वही प्रोटीएज नामक एंजाइम क्या करता है कि उस अरंडी के आयल को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपका लाइपेज होगा नहीं तो प्रोटीएज हो गया, एमाइलेज भी नहीं होगा और डाइजेस्टेज भी नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा आपका बी नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्कुटन बोल्टिंग की प्रक्रिया किस पादप हार्मोन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। देखिए बोल्टिंग, सबसे पहली बात आती है कि बोल्टिंग है क्या, बोल्टिंग है क्या। तो बोल्टिंग में क्या होता है कि हमें मानते हैं कि धान का जो पौधा है ये आपका 4 से 5 महीने में क्या करेगा कि आपको बीज देगा। हमें क्या चाहिए कि इसको हमें 2 महीने में क्या चाहिए कि 2 महीने में इसका हमें बीज चाहिए। ये बीज जो है कितना में दिया, ये 4 से 5 महीना में, हमें कितना चाहिए 2 महीने के अंदर क्या चाहिए, बीज चाहिए। तो समय के पहले ही किसी भी प्लांट के अंदर बीजों का जो प्रोडक्शन कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। बहुत कम समय में क्या करें कि बहुत ज्यादा बीज का प्रोडक्शन कर लें, उसे क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। ये किसके कारण होता है, ये आपके ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, किसी प्लांट के अंदर यदि ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन डालेंगे तो क्या करेगा, समय से पहले इसका बीज का प्रोडक्शन कर देता है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन सही बात है, जिबरेलिन के कारण नहीं होता है, साइटोकाइनिन के कारण भी नहीं होता, इथाइलिन के कारण भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं इथाइलिन का कारण बता दें कि यही एक ऐसा हार्मोन है क्या, ये गैसियस हार्मोन है। ये इथाइलिन क्या करता है, ये राइपनिंग का काम करता है। कोई भी प्लांट है उसको पकाने का काम कोई करता है, तो कौन काम करता है, इथाइलिन काम करता है। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।